हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डासा सोतीस स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं यूपी लेखपाल यूपी पुलिस के लिए हम लोग लगातार जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। डेली की तरह इस वीडियो में भी हम लोग आज 25 प्रश्न करने वाले हैं। इन 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहता है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? केजी मुसरूवाला, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिन्हें सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? साइंस का बेहतरीन प्रश्न है। क्या धातुएं उष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय एल्युमिनियम के, आयरन के, विस्मत के या सिल्वर के? तो दोस्तों 25 में से आपका स्कोर क्या रहता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली हर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। राइट आंसर क्या होगा? विस्मत। विस्मत इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? पल्लवों को, चोलों को, राजपूतों को या चालुक्यों को? देखिए, आपको 3 गुफाएं इतिहास हिस्ट्री में बहुत अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहली कौन सी हो जाएगी सर? अजंता। कौन सी? अजंता। अजंता के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है एलोरा। कौन सी सर? एलोरा। एलोरा के बारे में आपको याद रखना है। और फिर आपकी एलिफेंटा। अजंता की बात करेंगे सर, इसमें 29 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 29 गुफाएं हैं। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से सर? बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफाओं में 34 गुफाएं हैं। और ये 3 धर्मों मतलब हिंदू, बौद्ध और जैन, इन 3 धर्मों से संबंधित है कौन सी? एलोरा की गुफाएं। ये तीनों महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो ऐसा माना जाता है कि अजंता और एलोरा को गुप्त शासकों ने बनवाया था। फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर चालुक्य शासक होगा। एलिफेंटा के प्रसिद्ध जो शासक थे वो चालुक्यों ने बनवाए थे। हालांकि आपको चालुक्य कई प्रकार के देखने को मिलेंगे, जैसे वादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और सोलंकी, जो गुजरात में सोलंकी वंश ने कहते हैं। हालांकि जो ये एलिफेंटा गुफा है जो गुजरात वाले चालुक्य, इनसे आपका मतलब नहीं है। बाकी जो तैलब द्वितीय वाला था, जिसमें पुलंकेश्वर द्वितीय आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर इन शासकों में आप कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने इसके लिए श्रेय किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्या 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा जिसका नाम क्या था? आपको पता होगा 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ तो कर्जन ने इसको किया था। किसने? कर्जन के समय ये हुआ था। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये रद्द कब हुआ? तो कहेंगे 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार आया था। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। और जो उस वक्त आंदोलन उमड़ा था उसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, और 1906 तक चला था। ये बात आपको याद रखनी है, और यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बात करेंगे सर पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज आपको याद रखना है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पीटी नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, याद रखेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होगा 1942 में। अच्छा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे लिनलिथगो था। कौन सर? लिनलिथगो। ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम में, यहाँ से प्रश्न आएगा। क्या मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम लेखपाल में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे जल संवर्धन। मृदा रहित कृषि को जल संवर्धन कहा जाता है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ है? ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ होता है? ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या सूखी बर्फ किसका ठोस अपरूप होती है? जो सूखी बर्फ होती है किसका ठोस रूप होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, वायु, नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपके एग्जाम में 110% बनेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? बताइए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और अच्छे एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था।
बताना है जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली जो एक तकनीक होती है जिसे इंडोस्कोपी कहा जाता है, ये किस परिघटना पर कार्य करती है? तो आपको याद है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करती है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करती है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्लासी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई जिसे छलकपट का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छलकपट का युद्ध कहा जाता है। आपको पता होगा छलकपट का युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें जो सिराजुद्दौला के सेनापति था मीर जाफर, उसने अंग्रेजों के साथ लॉर्ड क्लाइव के साथ वो मिल गया था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। फिलहाल आपको याद रखना ये जो 1757 में युद्ध हुआ ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 110% पूछ लिया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना है आपको इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, इलाहाबाद की संधि वो किस युद्ध के बाद हुई थी? इलाहाबाद की संधि बताएंगे। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये किस युद्ध के बाद हुई थी? कह रहा है किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था? 1858 में, 1919, 1935, 1909। तो 1858 में आपको याद रखना है भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल का जो पद था उसे वायसराय बना दिया गया था। क्या बना दिया था? वायसराय बना दिया गया था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता लेकर 1858 के एक्ट में किसे दे दी गई थी? ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। क्यों? क्योंकि 1857 में आपने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम देखा होगा। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। कहाँ सर? प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था 1919 में, और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा मार्ले मिंटो सुधार जो आया था ये किस एक्ट को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे आप लोग। 1909 में सांप्रदायिक जो निर्वाचन था ये 1909 की देन है। क्योंकि 1906 में आपको पता होगा 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1909 में सांप्रदायिक दे दिया जाता है उनका चुनाव। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? हुमायूं, तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह। अकबर के बारे में मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। इसकी कुछ बातें आपको अकबर की याद रखनी है। सबसे पहले 1556, ठीक है, 1562, 1562, 1563, 1564, 1575। बताइए। तो मैं कहूँगा सर याद रखेंगे इसके बारे में। 1556 में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर क्या हुआ? बैठा और पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। 62 में इसने दास प्रथा को बंद किया। दास प्रथा मतलब बंदियों को जो दास बनाया जाता था आक्रमण करने के बाद 1562 में। 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। मैंने कल भी ये बातें आपको बताई थी, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 64 में जजिया कर, ठीक है, जजिया कर इसने समाप्त किया था। 75 में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। और एक बात याद रखनी है 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था। कौन सा? दीन इलाही धर्म चलाया था 1582। और 1579 में याद रखेंगे मजहर की घोषणा, जो कई बार आपके एग्जाम में आई है। मजहर की घोषणा सीधा एग्जामिनर पूछ देगा, मजहर की घोषणा किसने की थी? तो क्या बोलेंगे सर? किसने? अकबर ने। राइट आंसर क्या होगा? टोडरमल जो है इसे भू राजस्व मंत्री कहा जाता है। टोडरमल के बारे में यूपी लेखपाल वाले जितने भी हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टोडरमल हो जाते हैं। ठीक है, राजस्व का कार्य की शुरुआत टोडरमल ने ही की थी। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? दक्षिण में अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्व एशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें कौन कौन से देश आएंगे? तो आपको याद रखना है थाईलैंड, मतलब इसमें बहुत से देश आते हैं लेकिन रबड़ की दृष्टि से थाईलैंड हो जाएगा आपका। याद रखेंगे थाईलैंड। और आपका एक मलेशिया। अच्छा, मलेशिया की एक घाटी है जिसको क्या कहते हैं सर? याद रखेंगे मलेशिया में एक घाटी जिसको किंटा घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? किंटा घाटी कहा जाता है। एक मिनट मैं सही से लिखता हूँ। क्या कहा जाता है? किंटा घाटी कहा जाता है। किंटा घाटी आपको याद रखना है टिन भंडारण और रबड़ उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, एक तो इसमें टिन भंडारण होता है, टिन भंडारण, और दूसरा क्या होता है? रबड़ उत्पादन के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। और थाईलैंड, मलेशिया, इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया जो है प्राकृतिक रबड़ के लिए जाना जाता है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छा दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो चिली में क्या है सर? तांबे के लिए जाना जाता है। चिली क्या है? कि चिली का एक चीको माटा शहर है जो तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूंगा तो ऑस्ट्रेलिया में आप कहेंगे बॉक्साइट नंबर 1 पर है। बॉक्साइट में किस पर सर? बॉक्साइट में नंबर 1 पर है। आपको पता होगा बॉक्साइट में ये नंबर 1 पर है, आपको पता। अफ्रीका में जोहान्स वर्गों की खानें पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
ग्रैंड कैनियन किस नदी में बनाया गया है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर बनाया गया है? कांगो नदी, हुआंगाहो नदी, नील नदी, कोलोराडो नदी। नील नदी को आपको पता होगा, नील नदी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ से? इथोपिया की। एक आती है विक्टोरिया झील से, एक आती है आपकी विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से कौन सी? श्वेत नील आती है। और दूसरी आती है इथोपिया की उच्च भूमि से। इथोपिया की उच्च भूमि से इथोपिया की उच्च भूमि से आती है। कहाँ से? इथोपिया की उच्च भूमि से। अच्छा, ये दोनों आकर कहाँ पर? तो कहेंगे खार्तुम, जो कि सूडान की राजधानी है, आकर खार्तुम में मिल जाती हैं। खार्तुम में मिलती है और नील नदी बन जाती है। यहाँ से आती है आपकी विक्टोरिया झील से। कौन सी आती है? तो कहेंगे श्वेत नील आती है विक्टोरिया झील से। इथोपिया से आपकी ब्लू नील आती है, ब्लू नील। ठीक है, ये दोनों आकर खार्तुम में नील नदी बन जाती हैं। और ये फिर कहाँ पर? ऊपर आप जब जाएंगे तो मिस्र में, हालांकि ये चित्र ऊपर को बनता है, इस प्रकार से बनता। ठीक है, कहाँ पर? ये मिस्र में जाकर मिलती हैं और मिस्र के पास ये जाकर गिर जाती हैं और वहाँ पर क्या बनाती हैं? अलेक्जेंड्रिया। मिस्र कहाँ पर? तो कहेंगे भूमध्य सागर में। और अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इसके तट पर है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट याद रखेंगे, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट स्थित है कहाँ पर? तो कहेंगे नील नदी के तट पर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? कोलोराडो नदी जो है आपको याद रखना, ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है कोलोराडो नदी। कमेंट बॉक्स में बताना है राइन नदी कहाँ बहती है, राइन नदी कहाँ पर बहती है? बोल्गा नदी के बारे में याद रखना, यूरोप की सबसे बड़ी, हालांकि ये रूस में बहती है लेकिन यूरोप वाले हिस्से में। राइन नदी जर्मनी की नदी है, जर्मनी की। और ये किसमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये किसमें बहती है सर? कहेंगे जैसे हमारे यहाँ दामोदर नदी क्या करती है? घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में। इसी प्रकार राइन नदी भी है, भ्रंश घाटी में बहती है। और राइन नदी में कोयला उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे राइन नदी। बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बोल्गा नदी। आपको ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थिर होते हैं स्मृति में, IO यूनिट में, CPU में, फॉर्म है EEPROM में। देखिए, कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन आपको लेखपाल में जरूर देखने को मिलेंगे। CPU में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा छपने वाले प्रश्नों में से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष कब तक पद पर बना रहता है? देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो लोकसभा का अध्यक्ष को कोई आम चुनाव, मतलब अलग से चुनाव नहीं होता। ऐसा होता है लोकसभा में जो लोग चुनकर जाते हैं, जिन्हें हम लोग सांसद कहते हैं, अपनी भाषा में क्या कहते हैं? सांसद। सांसद में से किसी एक को क्या किया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। हालांकि उसको कोई खास पावर नहीं, बस ये होता है कि वो अपनी लोकसभा में शांति बनाता है और मतदान करवाता है। हालांकि आपको ये बात याद रखनी है, उसकी जितने भी जो मतलब जो सैलरी वगैरह होती है, जितने भी जो और भी सुविधाएं मिलती हैं, वो सभी एक सांसद के बराबर ही सुविधाएं दी जाती हैं। याद रखना है, ये जो होता है ये अगली लोकसभा के गठन ना हो जाए तब तक लोकसभा का क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष बना रहता है, जब तक अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लोकसभा की मैं बात करूंगा तो लोकसभा के बारे में आपको याद रखना है, आर्टिकल कितना है? तो कहेंगे 81। आर्टिकल 81 में इसकी चर्चा की गई है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना। अस्थायी सदन है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न। क्या भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी? अन्न प्राप्ति के लिए, अन्न के भंडारण के लिए, अन्न के आयात के लिए, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। कमेंट बॉक्स में बता देना भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी। बेहतरीन प्रश्न है, अन्न प्राप्ति के लिए, अन्न भंडारण के लिए, आयात के लिए, ये सभी इसको क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न, क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था पर्यावरण अधिनियम। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? बोलेंगे भाई सब, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? बोलेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता अधिनियम, बोलेंगे विविधता अधिनियम कब आया था? बोलेंगे कब आया? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, याद रखेंगे। जैव विविधता 2002 में आया था, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त तो सभी, यानी कि वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन्य और बिल्ले पशुओं की वृद्धि को रक्षा करना, बिल्कुल सही। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, सभी के लिए क्या गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। राइट आंसर क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इकोनॉमिक्स को बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आते हैं तो अच्छे प्रश्न की श्रेणी में इन्हें डालते हैं। क्या निकृष्ट मृदा खरी मृदा को संचालन के बाहर ढकेल देती है? खरी मृदा निष्कृष्ट मृदा को संचालन से बाहर ढकेल देती है। मौद्रिक दर
जो हो बैंक दर मौद्रिक नीति का एक औजार है, सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का एक औजार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा ये आपका गलत कहा गया है, यानी कि इसी का सही रूप ऊपर दिया गया। ठीक है, इसी का जो सही रूप है वो ऊपर दिया गया। राइट आंसर यही आपका दूसरा को, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत कहाँ से संविधान से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करेंगे। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों के जो तत्व हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जिन्हें हम डीपीएस भी कहते हैं, इनकी चर्चा संविधान के भाग 4 में की गई है। कहाँ पर सर? भाग 4 में की गई है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई है, आपको याद रखना है। ये क्या है सर? बाध्यकारी नहीं है, कोई भी न्यायालय ने लागू कराना चाहे तो करा सकता है। जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 54 को कहाँ पर? गोवा में लागू किया गया। आर्टिकल 44 जिसे हम क्या कहते हैं? समान सिविल संहिता कहते हैं, जो एकमात्र राज्य है जिसे गोवा ने लागू किया गया, वो डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, याद रखेंगे ये हमारे यहाँ आयरलैंड से लिए गए थे, याद रखेंगे। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची ली है, अमेरिका से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपके एग्जाम में पूछे कि संविधान किससे प्रेरित है, तो 1935 के जो शासन अधिनियम आया था, इससे सबसे ज़्यादा चीज़ें उठाई गई। जैसे राज्यपाल का पद है, आपात उपबंध है, लेकिन आपात उपबंध आपको याद रखना है, ये 1835 के संविधान इसे 1835 के एक्ट से लिए गए, लेकिन उनकी जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली गई है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जून 2021 में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? 2022-24 के लिए चुना गया है। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छपने वाले प्रश्नों में से एक है ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस शहर को 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से के लिए मान्यता दी गई है? ये भी छपने वाले प्रश्नों में से, इस पर इंपॉर्टेंट की मुहर लगाएंगे आप लोग, छपेगा ये प्रश्न। तो राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें विषम SNLP है। ठीक है, SNMP है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की नवीनतम संभव संख्या कितनी हो सकती है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है, सीधा छपने वाले प्रश्न है। तो दोस्तों लास्ट में हमें 25 में से आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताएं, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं लगातार आपके लिए क्लास आपकी 5 बजे डेली होती है, तो 5 बजे डेली हाजिर होता हूँ बेहतरीन क्लास के साथ, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। जो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 500 सदस्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बेहतरीन आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बेहतरीन ये भी प्रश्न है। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था? भारत के जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? तो याद रखेंगे 382 जनसंख्या घनत्व का किसका? भारत का, याद रखेंगे। तीसरा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और डेली की तरह आज का ये आपका होमवर्क रहा, आज का क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। होनरू और लास्ट प्रश्न है 25वां, होनरू और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा जारी एडेलगिव होनरू फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 5 दानियों में सूची में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? ठीक है, किसे रखा गया है? ये आपके दिए गए हैं ऑप्शन, अजीम प्रेमजी को, जमशेदजी टाटा, शिखा शर्मा या सोनू सूद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब ये बताना है आपको, सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया 50 दानियों की सूची में टॉप पर किसे रखा गया, शीर्ष स्थान पर। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। 25 में से आपका स्कोर क्या रहा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली हर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।